Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our second lecture on CKD, means chronic kidney disease, and the main area of our topic is nephrology. So what we have discussed, we have discussed the definition of chronic kidney disease. We have discussed the classification of chronic kidney disease, and we have also discussed the different clinical issues and complications and pathophysiology of including the diagnostic criteria and clinical evaluation of chronic kidney disease. Now the diagnostic test results. In the diagnostic test results, the first is the creatinine clearance. Creatinine clearance may range from 0 to 90 ml per minute, reflecting renal impairment. कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस 0 से लेके 90 ml पर मिनट तक होती है और कुछ रेफरेंसेस में 100 ml पर मिनट तक होती है, और ये रिफ्लेक्ट करती है कि रीनल इम्पेयरमेंट कितनी है. ये जितनी कम होती जाएगी उतनी रीनल इम्पेयरमेंट भी कम होती चली जाएगी. ब्लड टेस्ट टिपिकली शोज द फॉलोइंग. नंबर 1, एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन. ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल जो होगा वो बढ़ा हुआ होगा. सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन दैट विल आल्सो बी एलिवेटेड, ये भी बढ़ी हुई होगी. रिड्यूस्ड आर्टीरियल पीएच, आर्टीरियल पीएच कम हो जाएगा, यानी पीएच जो होगा वो एसिडिक होने लगेगा. एंड ऑल्सो बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन, जो बाइकार्बोनेट जो अल्कली है उसकी कंसंट्रेशन भी रिड्यूस यानी कम होगी जब हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे. इसके अलावा रिड्यूस सीरम कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल भी रिड्यूस होगा, मीन्स पेशेंट इज गोइंग इन हाइपोकैल्सीमिया. इंक्रीज पोटेशियम एंड फॉस्फेट लेवल, ये भी हम बात कर चुके हैं कि हाइपरकैलीमिया होगा और हाइपरफॉस्फेटीमिया होगा. हाइपरकैलीमिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया बिकॉज ऑफ रिड्यूस आर्टीरियल पीएच है, बाइकार्बोनेट कम हो रहा है, इस वजह से हो रहा है. एंड पॉसिबल रिडक्शन इन सीरम सोडियम लेवल, मीन्स के हाइपोनेट्रीमिया होगा. इसके अलावा नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया वेयर हेमेटोक्राइड इज इन बिटवीन 20 to 30%, यानी हेमेटोक्राइड थोड़ा सा कम होगा. अच्छा, एनीमिया होगा यानी हीमोग्लोबिन की कुछ कमी होगी. बट इट इज़ नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, मीन्स के रेड ब्लड सेल्स जो होंगे उसकी शेप साइज टाइप वो नॉर्मल रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा. ये जो चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन और जो उसकी जो डेफिशिएंसी हो रही है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की जो कमी हो रही है, उसकी वजह से ये इशू डेवलप हो रहा है. यूरिनालिसिस मीन्स यूरिन एनालिसिस और यूरिन डीआर दैट विल रिवील द ग्लाइकोज यूरिया, यानी ग्लाइकोज यूरिया यानी यूरिन में ग्लाइकोजन और ग्लूकोज आना शुरू हो जाएगा. प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन भी आएगा. एरिथ्रोसाइट्स मीन्स वाइट ब्लड सेल्स भी आ सकते हैं. ल्यूकोसाइट्स एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज आ सकते हैं. ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स आ सकते हैं. एंड कास्ट सेल्स जो कि एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, जो कि इमैच्योर सेल्स होते हैं, वो भी आएंगे. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज फिक्स्ड एट 1.010, ना इससे ज़्यादा होगी ना इससे कम होगी. तो ये यूरिन एनालिसिस हमें ये बता रहा होगा कि द पेशेंट इज हैविंग क्रॉनिक किडनी डिजीज़. इसके बाद हम आते हैं रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स में. रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स जैसे मैंने आपको बताया था कि रेडियोग्राफिक फाइंडिंग में आप रेडियोग्राफी मीन्स एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन कर सकते हैं. तो सबसे पहले है किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर रेडियोग्राफी. इसके अलावा आईवी इंट्रावेनस पाइलोग्राफी भी की जाती है, ये भी एक टेक्निक है. रीनल स्कैन एंड रीनल आर्टीरियोग्राफी, रीनल आर्टरीज चेक की जाती हैं. एंड नेफ्रोटोमोग्राफी, ठीक है, ये कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी या स्कैन की टाइप है. नेफ्रोटोमोग्राफी में भी परफॉर्म्ड. ये सारी इमेजिंग स्टडीज़ होती हैं. इमेजिंग स्टडीज़, इसमें इमेज ली जाती है मुख्तलिफ जगहों की और इस चीज़ को चेक किया जाता है कि कहीं पर कोई स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं है और कहीं पे कोई किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो रही, कहीं सेल्स की टाइप तो चेंज नहीं हो रही, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन या स्टेनोसिस या ब्लॉकेज तो नहीं है. इन तमाम चीज़ों को वहाँ पर चेक किया जाता है.
इसके अलावा टिपिकली दीज टेस्ट रिवील्स स्मॉल किडनीज, इस किडनीज का साइज भी पता चल जाता है इसमें, अगर उनमें फाइब्रोसिस और वो फिर श्रिंक होना शुरू हो गई हैं, और लेस देन 8 सेंटीमीटर इन लेंथ, अगर वो 8 सेंटीमीटर इन लेंथ एट लेस देन 8 सेंटीमीटर इन लेंथ होगी तो वो भी क्लियरली उसमें पता चल जाएगा, स्मॉल किडनीज भी उसमें आइडेंटिफाई हो जाएंगी। तो ये जो होगा हमें डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट से आइडेंटिफिकेशंस मिल रही होंगी, जो कि कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस में हेल्प आउट कर रहा होगा। इसके बाद आता है कि जब डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, नाउ ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले पेशेंट की कंडीशन देखकर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस पेशेंट के लिए हमारे ट्रीटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट एंड प्रोलॉन्ग द लाइफ, क्योंकि देखिए अगर पेशेंट स्टेज 3, स्टेज 4 में चला गया है तो हम ये बात शुरू में ही कर चुके हैं इस डेफिनेशन में कि ये जो डैमेज है ये इर्रिवर्सिबल है, तो फिर इसका मतलब है इसको रिवर्स तो कर नहीं सकते, इसको ठीक तो नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं पेशेंट का कंफर्ट और उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, यानी जो फर्दर डिटेरियोरेशन ऑफ किडनी है उसको रिड्यूस किया जाए, फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ है उसको रिड्यूस किया जाए। यानी अगर पेशेंट इज़ इन स्टेज 2 तो स्टेज 3 में जाने से रोका जाए, स्टेज 3 में हो तो 4 में जाने से रोका जाए, 4 में हो तो उसको 5 में जाने से रोका जाए। तो इस तरह से उसकी जो कंडीशन जो हो उसको पेशेंट को जो है वो रोका जाए फर्दर डिटेरियोरेशन से, और उसको कंफर्ट प्रोवाइड किया जाए ताकि यूरिन पास आउट होता रहे, और बॉडी में जो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हैं, ग्लूकोज डिस्टर्बेंसेस हैं, ये सारी की सारी डेवलप ना हो, और अगर हो तो बहुत माइल्ड हो जिससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब ना हो। अच्छा, इसके अलावा ट्रीटमेंट सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ सीकेडी, जितनी भी सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, जो ये सारी थी कि ये कि हेमेटोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस, इंटेग्यूमेंट्री फाइंडिंग्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जीआई मैनिफेस्टेशंस, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़, न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस, ये तमाम की तमाम जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं उनको रिड्यूस किया जाए, उन सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाए। एंड करेक्ट द बॉडी केमिस्ट्री एबनॉर्मेलिटीज़, मीन्स के जो वही सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और फॉस्फेट, कैल्शियम, इन तमाम की जो एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं इनको भी करेक्ट किया जाए, बॉडी का पीएच ठीक किया जाए, कार्बोनेट लेवल को नॉर्मलाइज किया जाए, इन तमाम को जो है वो ठीक किया जाए। तो इन तमाम एबनॉर्मेलिटीज़ को ठीक करना भी इट इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं हम कि इसकी थेरेपी स्टार्ट करनी है, तो हम थेरेपी कहाँ से स्टार्ट करें और किस तरह से स्टार्ट करें। पहली चीज़ इसमें आ जाती है कि मैनेजमेंट ऑफ सीकेडी पेशेंट इज़ जनरली कंजर्वेटिव, क्योंकि हम ये बात पहले कर चुके हैं कि ये डिज़ीज़ जो है वो इर्रिवर्सिबल है, जो डैमेज हो चुका है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए कंजर्वेटिव अप्रोच जो है वो हमारी जो होती है वो होती है कि बहरहाल पेशेंट के जो है वो को कंफर्ट किया जाए, प्रोलॉन्ग की जाए लाइफ, सिस्टमिक जो सिम्टम्स हैं उसको कंट्रोल किया जाए और बॉडी केमिस्ट्री को मैनेज किया जाए। डाइटरी मेजर्स एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस रिलीव सम सिम्टम्स, कुछ पेशेंट्स में कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस की जाए तो बहुत सारी सिम्टम्स जो होती हैं वो कंट्रोल में आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे प्रोटीन डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए ताकि प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल किया जाए, और प्रोटीन से जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है उसको भी मिनिमाइज़ किया जाए। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन से ये होगा कि जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन बॉडी में हो रही है, एडिमा हो रहा है, तो उससे जो सिम्टम्स डेवलप हो रही हैं, रेस्पिरेटरी है, इंटेग्यूमेंट्री है, कार्डियोवैस्कुलर है, उनको कंट्रोल किया जाए। अच्छा, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, अगर डाइटरी मेजर्स ऑफ फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन जो है वो आप करेंगे तो दैट में इंक्रीज पेशेंट कंफर्ट एंड प्रोलॉन्ग लाइफ until the dialysis or renal transplantation is required or available. यानी ये कंफर्ट आप जब तक के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं जब तक पेशेंट डायलिसिस पे नहीं चला जाता। स्टेज 5 पे पेशेंट चला जाएगा तो फिर तो आपके पास डायलिसिस के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और डायलिसिस पे जब तक पेशेंट चल सकता है चलेगा। रीनल ट्रांसप्लांटेशन की जहाँ तक बात है तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन उन पेशेंट्स की जाती है जिनके जो है वो मैच डोनर मिल जाते हैं, और डोनर मिलने के बाद फिर उनकी किडनी की ट्रांसप्लांटेशन की जाती है।
और लेकिन ये कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो बॉडी में जाके रिजेक्ट भी हो जाती है। तो इसलिए इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर ट्रांसप्लांटेशन के बाद हर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल होगा। ऑल दो रीनल ट्रांसप्लांटेशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज सक्सेसफुल, बट not always. In some cases it will be rejected by the body by their immune system. अच्छा, अब इसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स पे। तो सबसे पहले है ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा। एडिमा जो है वो जो बॉडी में जो वाटर एक्यूमुलेशन है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको कंट्रोल करना है। एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ये आप देंगे। And diuretics may be given to manage edema and CHF to increase the urine output. It is proven in different clinical studies, especially those conducted on hypertensive patients and having congestive heart failure as a comorbid condition with hypertension. In these patients, when we have tried angiotensin converting enzyme inhibitors and diuretics, they have produced very positive effect by increasing the urine output and reducing the symptoms of edema and also controlling the symptoms of congestive heart failure. अच्छा, एस इनहिबिटर्स में आपके पास कैप्टोप्रिल है एक ड्रग, ठीक है। इसके अलावा एनालेप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, फॉसिनोप्रिल है, आर वाइडली यूज टू डिले द CKD बिकॉज दे हेल्प प्रिजर्व रिनल फंक्शन एंड टिपिकली कॉज फ्यूअर एडवर्स इफेक्ट। यानी ये रिनल फंक्शन को भी प्रिजर्व करते हैं और इनके एडवर्स इफेक्ट्स भी कम है कंपेयर टू अदर ड्रग्स। अच्छा, दे ऑल्सो डिक्रीज द प्रोटीन यूरिया एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यानी जो ख़ास तौर से डायबिटिक पेशेंट का ये इशू होता है, प्रोटीन यूरिया एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो यानी स्पेशली अगर क्रॉनिक डायबिटीज़ हो तो उस कंडीशन में भी एस इनहिबिटर्स के जो क्लिनिकल स्टडीज़ हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो ये साबित कर रहे हैं कि एस इनहिबिटर इज़ द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग इन सच टाइप ऑफ पेशेंट्स। तो ये जो होगा प्रोटीन यूरिया और नेफ्रोटिक सिंड्रोम को भी डिक्रीज करेगा, यानी किडनी के फर्दर। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि एस इनहिबिटर्स का नेफ्रोप्रोटेक्टिव इफेक्ट है, तो दैट इज़ वाई दे आर कंसिडर्ड एज a good choice of medication even in hypertensive patients और hypertensive with diabetic patients। क्योंकि देखिए, हाइपरटेंशन अलोन हो या डायबिटीज़ अलोन हो या दोनों हो, इन तमाम कंडीशंस में लॉन्ग टर्म में जब डिजीज़ होती है इट में लीड टू नेफ्रोपैथी। तो उस नेफ्रोपैथी को प्रोटेक्ट करने के लिए एस इनहिबिटर इज़ ए गुड चॉइस ऑफ ड्रग। डायरेटिक्स की अगर हम बात करें तो एन ऑस्मोटिक डायरेटिक, लूप डायरेटिक और थायजाइड लाइक डायरेटिक में भी गिवन। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स एंड लूप डायरेटिक्स पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक्यूट रीनल फेलियर में, वहाँ पे हमने पढ़ लिया है, जैसे मैनिटॉल है, इसके अलावा फ्यूरिसिमाइड है, ब्यूमेटिनाइड है, टॉर्सिमाइड है, और इसके अलावा जो है वो जो इथाक्राइनिक एसिड है, कब कौन सी किस कंडीशन में दी जा सकती है, ये ड्रग्स हम ऑलरेडी एक्यूट रीनल फेलियर के टॉपिक्स में कवर कर चुके हैं। थायजाइड लाइक डायरेटिक्स की अगर हम बात करें, थायजाइड लाइक डायरेटिक्स में मेटालोजोन की अगर हम बात करें, इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज थायजाइड डायरेटिक्स इन CKD और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट। सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ होती है वो मेटालोजोन जो है वो यूज़ होती है इन CKD। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट इसका क्या है मेटालोजोन का? मेटालोजोन रिड्यूसेस द body's fluid and sodium volume by decreasing the sodium reabsorption in the distal convoluted tubule, thereby increasing the urinary excretion of fluid and sodium। यानी इस तरह से जो है वो जब ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम को जो है कि रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेंगे, तो सोडियम जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में यूरिन के साथ पास आउट हो जाएगा। इस तरह से बॉडी में से जो है वो फ्लूइड की भी जो है एलिमिनेशन फास्ट हो जाएगी और साथ साथ में सोडियम की भी एलिमिनेशन होगी। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की अगर हम बात करें, मेटालोजोन इज़ गिवन ओरली इन ए डोज ऑफ 5 to 20 मिलीग्राम। द डोज इज़ टाइट्रेटेड टू द पेशेंट्स नीड। हाँ, ये ज़रूर है कि आप पेशेंट को लो डोज से स्टार्ट करेंगे और टाइट्रेट आप करेंगे और उस लेवल पे जाके रोक देंगे जहाँ पर फ्लूइड बैलेंस हो जाएगा, यानी टाइट्रेट अप करते हुए उस लेवल तक ले जाएंगे। ड्यू टू इट्स लॉन्ग हाफ लाइफ, मेटालोजोन मे बी गिवन एवरी अदर डे, क्योंकि वैसे ही पेशेंट जो है वो
किडनी फेलियर का केस है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का केस है, यूरिन आउटपुट कम है, इसी वजह से इसको जो है वो एवरी डे नहीं बल्कि एवरी अदर डे एडमिनिस्टर किया जाएगा। फ्यूरिसिमाइड एंड मेटालोजोन एक्ट सिनर्जिस्टिकली, अगर जो है इनको कंबाइन करके दिया जाएगा, यानी फ्यूरिसिमाइड विच इज़ ए लूप डायरेटिक एंड मेटालोजोन विच इज़ थाइजाइड डायरेटिक, तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट यानी 2 + 2 = 4 बट इट इज़ ग्रेटर देन 4, इस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। कॉम्बिनेशन यूज इज़ कॉमन, और ये जो कॉम्बिनेशन है फ्यूरिसिमाइड और मेटालोजोन का यूज़ जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में कॉमन है। मेटालोजोन शुड बी एडमिनिस्टर्ड 30 मिनट बिफोर द फ्यूरिसिमाइड, ठीक है। तो ये जो है वो अगर जब दोनों आप कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हैं तो मेटालोजोन जो है शुड बी एडमिनिस्टर्ड 30 मिनट बिफोर द फ्यूरिसिमाइड टू अचीव ऑप्टिमल डायरेटिक इफेक्ट, क्योंकि ये देखा गया है अगर दोनों को एक साथ दिया गया है तो ऑप्टिमल डायरेटिक इफेक्ट नहीं आया। तो ऑप्टिमम डायरेटिक इफेक्ट लेने के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि मेटालोजोन को 30 मिनट बिफोर फ्यूरिसिमाइड जो है वो एडमिनिस्टर किया जाए। Now, very important point, that is precaution and monitoring effects. Metalozone should not be given to patients with hypersensitivity to sulfonamide derivative, include thiazides. इस पे हम ऑलरेडी काफ़ी बात कर भी चुके हैं कि these most of the diuretics are having sulfonamide moiety in their structure. अब वो तमाम पेशेंट्स जिनको सल्फा एलर्जी है या सल्फोनामाइड से एलर्जी है उनको ये वाली जो डायरेटिक्स हैं या ड्रग्स हैं वो नहीं दी जा सकती, क्योंकि फिर अगर आपने ये दे दी तो पेशेंट को सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, और अगर सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया तो उस सूरत में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अच्छा, टू अवॉइड नॉक्टोरिया द डेली डोज शुड बी गिवन इन द मॉर्निंग। ये एक जनरल रिकमेंडेशन है तमाम डायरेटिक्स के लिए कि कोशिश करें कि डायरेटिक्स की जो डोज़ है वो सुबह के टाइम दें जब पेशेंट जाग रहा हो, वरना रात में अगर देंगे आप तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट की रात की नींद ख़राब होगी, क्योंकि उसको रात में बार बार यूरिन के लिए वॉशरूम जाना पड़ेगा और उसकी नींद जो होगी वो सही नहीं होगी और पेशेंट उस वजह से डिस्कम्फर्ट होगा और उसकी क्वालिटी स्लीप नहीं हो सकेगी। अच्छा, मेटालोजोन में कॉज हेमेटोलॉजिकल रिएक्शंस, कुछ हेमेटोलॉजिकल रिएक्शंस कर सकते हैं सच एज ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ए प्लास्टिक एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोमेनिया, यानी वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसीज और प्लेटलेट तीनों पर इनका इफेक्ट है, तीनों को ये कम करते हैं, तो इस वजह से ये हेमेटोलॉजिक रिएक्शंस है। तो इसी वजह से फिर ये ज़रूरी है कि व्हेन द पेशेंट इज टेकिंग मेटालोजोन तो पेशेंट की CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए, ताकि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही हो तो वो पहले से ही आइडेंटिफाई हो जाए। इसके अलावा फ्लूइड वॉल्यूम डिप्लीशन, ऐसा हो सकता है ड्यूरिंग थेरेपी ऐसा होने लगे कि फ्लूइड वॉल्यूम बहुत कम होने लगे और पेशेंट में गो इन हाइपोकैलीमिया, पेशेंट जो है वो उसका पोटेशियम लेवल कम होना शुरू हो जाए। हाइपर यूरिसीमिया, ये भी तमाम डायरेटिक्स के साथ प्रॉब्लम है कि यूरिक एसिड बढ़ाते हैं ये, तो उस वजह से यूरिक एसिड लेवल भी मॉनिटर करते रहें। इसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया को, क्योंकि तमाम डायरेटिक्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती हैं, ग्लूकोज इंटॉलरेंस करते हैं एंड इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस, जैसा मैंने अभी बताया ये करते हैं, मे अकर ड्यूरिंग द मेटालोजोन थेरेपी। अच्छा, ये जैसे फिर मैं रिपीट कर दूं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेटालोजोन के साथ नहीं है बल्कि ऑलमोस्ट तमाम डायरेटिक्स यानी होल क्लास इफेक्ट है, इस क्लास की तमाम ड्रग्स के साथ ये प्रॉब्लम मौजूद होता है। अच्छा, इसके अलावा मेटालोजोन में कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, इसके अलावा भी जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो कॉज करते हैं उसमें है वेस्कुलाइटिस यानी ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन एंड निमोनाइटिस यानी लंग में इन्फ्लेमेशन। तो दीज ऑल आर द थिंग्स विच शुड बी under consideration and under the monitoring of a clinician, whether the clinician is a physician or a pharmacist, कि वो ये इन चीज़ों को मॉनिटर करता रहे और अगर पेशेंट में इस तरह की कोई भी सिम्टम या कोई भी चीज़ डेवलप हो रही है तो फिर उसको उस वक्त उसी ड्रग को उस वक्त जो है वो स्टॉप करना चाहिए। सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन की अगर बात करें हम तो डाइज़ॉक्साइड में पोटेंशिएट द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग्स, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरयूरेसेमिक इफेक्ट ऑफ मेटालोजोन।
तो एक तो ये कि ये डाइज़ॉक्साइड क्या करेगी, अगर ये साथ दे रहे होंगे तो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट पोटेंशिएट हो जाएगा, यानी पेशेंट जो होगा वो हो सकता है हाइपोटेंशन में जाना शुरू हो जाए। इसके अलावा हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट पोटेंशिएट होगा, यानी ये भी हाइपरग्लाइसीमिया भी और हो जाएगा, हाइपर यूरिसीमिया भी हो जाएगा व्हेन दिस ड्रग इज गिवन विद मेटलोजोन। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्टाइरामीन, यू नो दीज आर बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स, यानी ये कि जो है वो रेजेंस हैं जो कि बाइल एसिड्स की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दिए जाते हैं। तो अगर ये साथ दिए जा रहे होंगे सो दैट डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटलोजोन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है जो कि जीआई ट्रैक्ट में होगा कि कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्टाइरामीन बाइंड हो जाएंगे मेटलोजोन के साथ, और मेटलोजोन उस सूरत में फिर एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी और उसका सिस्टमिक इफ़ेक्ट या वो इफ़ेक्ट जो हमें डिज़ायर है वो अचीव नहीं हो सकेगा। तो इस वजह से इसको भी जो है वो देखना पड़ेगा। इफ़ कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्टाइरामीन मस्ट बी गिवन टू द पेशेंट, तो कम से कम 2 से 4 घंटे का डिफरेंस हो दोनों ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, इसके अलावा है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का जो ट्रीटमेंट है, पेशेंट जो होगा हाइपरटेंसिव है अगर या हाइपरटेंशन हो रहा है, तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स मे बी नीडेड इफ ब्लड प्रेशर बिकम्स डेंजरसली हाई एज ए रिजल्ट ऑफ एडिमा एंड द हाई सीरम रेनिन लेवल दैट अकर इन CKD पेशेंट्स। तो ये देखा गया है कि वो पेशेंट जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है उनका रेनिन लेवल हाई होता है और एडिमा हो रहा होता है और ब्लड प्रेशर बहुत हाई होने लगता है CKD पेशेंट में, तो फिर उन पेशेंट्स को लाजमी तौर पर आपने एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट देने हैं। भले माजी में उनकी हाइपरटेंशन की हिस्ट्री नहीं थी, बट इस कंडीशन में उसको एंटी हाइपरटेंसिव देना होंगे। एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी शुड बी इनिशिएटेड इन द लोएस्ट इफेक्टिव डोज। एक तो ये कि ये एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी जब आप स्टार्ट कराने जा रहे हैं तो आप लोएस्ट इफेक्टिव डोज में स्टार्ट करें एंड टाइट्रेटेड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड्स, यानी उसको डोज को बढ़ाते जाएं, टाइट्रेट अप करते जाएं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड्स, यानी जिस पे जाके पेशेंट का फ्लूइड जो हो वह मैनेज हो जाए, एडिमा कंट्रोल में हो जाए और ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाए, तो उस डोज पर फिर आप पेशेंट को मेंटेन रखें। अच्छा, इसके बाद आता है कि पेशेंट को आप एंटी हाइपरटेंसिव अगर देंगे तो कौन सी देंगे, तो उसमें आपके पास क्लास आ जाती है एस इनहिबिटर्स की, जिसमें आपके पास कैप्टोप्रिल है, एनालेप्रिल है, लेसिनोप्रिल है, फॉसिनोप्रिल है। इसके अलावा पेरिंड्रोप्रिल और भी कुछ और एस इनहिबिटर्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और क्लास है एंटी हाइपरटेंसिव्स की विच इज़ कॉल्ड डाईहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, इसमें जैसे आपके पास है एम्लोडिपिन है, फेलोडिपिन है, तो ये जो ड्रग्स हैं दे हैव द सिमिलर इफेक्ट्स बट एंड कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ एस इनहिबिटर्स। बट इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग ए हिस्ट्री ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी CHF की हिस्ट्री है, तो फिर उस सूरत में फिर डाईहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्लिनिकल स्टडीज़ हमें ये बताती हैं और साबित करती हैं कि एम्लोडिपिन और फेलोडिपिन अगर आप इस कंडीशन में देंगे, उस पेशेंट को देंगे जिसको एज ए कोमॉर्बिड कंडीशन CHF भी मौजूद है, तो वो CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को और वर्स करना शुरू कर देगा। तो इस वजह से ऐसे पेशेंट को फिर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट क्लास है एंटी हाइपरटेंसिव की, दैट इज़ बीटा ब्लॉकर और बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स। दैट इंक्लूड प्रोप्रेनोलॉल जो कि नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, एंड एटिनोलॉल रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर थ्रू वेरियस मैकेनिज़म्स। ठीक है, इनके जो मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं प्रोप्रेनोलॉल के, एटिनोलॉल के, बीटा ब्लॉकर के, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके, यानी बॉडी में जहाँ जहाँ बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो है अदर एंटी हाइपरटेंसिव पर अगर हम बात करें तो आर सम टाइम यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ CKD। कुछ और भी एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं CKD में, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में। दैट इंक्लूड अल्फा एड्रिनर्जिक ड्रग्स जिसमें आपके पास क्लोनिडीन है, एंड वेजोडाइलेटर्स सच एज हाइड्रोलिजीन। ठीक है, जो वेजोडाइलेटर्स में हाइड्रोलिजीन है, इनको भी यूज़ किया जा सकता है।
तो अल्फ़ा एड्रिनर्जिक ड्रग्स, ये अल्फ़ा एगोनिस्ट ड्रग्स होती हैं। ये क्या करती हैं कि ब्रेन पे जाके अल्फ़ा 2 रिसेप्टर को एगोनाइज करती हैं। जब वो एगोनाइज होते हैं तो फिर पोस्ट साइनेप्टिकली यानी पेरिफेरल साइट पे नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज स्टॉप हो जाती है। जब वो स्टॉप हो जाती है तो फिर वहाँ पर अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो वेजोडाइलेटेशन होना शुरू हो जाती है। बाकी हाइड्रोलिजीन का डायरेक्ट इफेक्ट है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे, जो कि पेरिफेरल ब्लड वेसल्स पे होते हैं। जब उनको ये ब्लॉक करेंगे तो उससे जो होगा फिर पेरिफेरल वेजोडाइलेशन होगी, और इस वेजोडाइलेशन की वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आएगा और एडिमा भी कंट्रोल में आएगा। इसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरफॉस्फेटेमिया। तो अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरफॉस्फेटेमिया की बात करें तो इस पे हम ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉस्फेट बाइंडर्स सच एज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सेवेलेमेर, ये सब हम ऑलरेडी एक्यूट रीनल फेलियर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इंडिविजुअली। तो अगर आप जो है इसको जस्ट टू रिकॉल दैट के फॉस्फेट बाइंडर्स के फॉस्फेट को हम कैसे निकालेंगे बॉडी से, और कौन कौन से जो है वो बाइंडर्स हम यूज़ करते हैं, तो वो कैसे काम करेंगे, वो डिफरेंट जो सॉल्ट्स हम देंगे वो कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए आप एक्यूट रीनल फेलियर के जो चैप्टर हैं या जो लेक्चर हैं उनको दोबारा सुन सकते हैं। उसमें आप ये इसको इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया की अगर हम बात करें तो उसमें भी क्या है, आपके पास ओरल कैल्शियम सॉल्ट्स देते हैं आप, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है, कैल्शियम फ्यूमरेट है। इसके अलावा जो कैल्शियम के और भी जितने सॉल्ट्स हैं वो ओरल जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। इनकी भी डिटेल जो है हम ऑलरेडी एक्यूट रीनल फेलियर के पार्ट में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये कितनी देनी चाहिए, कितनी डोज में देनी चाहिए, किस तरह से देनी चाहिए, कब कब देनी चाहिए, आईवी कब देंगे, ओरल कब देंगे। ज़्यादातर ये ओरल फॉर्म में ही दी जाती है, तो उस तरह से जो है इसको हम वहाँ पर जो है वो रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन ओरल कैल्शियम सॉल्ट जो है वो यूज़ किए जाते हैं हाइपोकैल्सीमिया को मैनेज करने के लिए। विटामिन डी की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। विटामिन डी क्या करेगा? विटामिन डी प्रमोट्स द इंटरस्टिशियल कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन एंड दैट इंक्रीज द सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन। एक तो ये करेगा इंटेस्टिनल कैल्शियम को प्रमोट करेगा, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और इसकी यूटिलाइजेशन को भी बढ़ाएगा, यानी सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा और मोबिलाइज करेगा बोन में की तरफ। तो उससे क्या होगा कि कैल्शियम लेवल जो होगा वो जो हाइपोकैल्सीमिया में पेशेंट जा रहा था वो जाना बंद हो जाएगा। चॉइस ऑफ एजेंट की बात करें अगर हम विटामिन डी के लिए, तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया एंड CKD एंड अदर रीनल डिसऑर्डर्स, कैल्सीट्रायोल ए विटामिन D3 द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज प्रेफर्ड विटामिन डी। ठीक है, जिसको हम विटामिन D3 जो एक्टिव फॉर्म है उसको हम 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल, तो ये जो है वो रीनल डिसऑर्डर में यूज़ किया जाता है और ये प्रेफर्ड है क्योंकि बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर एफिकेसी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो टॉक्सिसिटी का भी ख़तरा नहीं है, तो इस वजह से इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। अदर सिंगल एंटिटी प्रिपरेशंस इंक्लूड डाईहाइड्रो टेकिस्टिरॉल, ये भी यूज़ किया जाता है, एर्गोकैल्सीफेरॉल ये भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डॉक्सर कैल्सीफेरॉल ये भी यूज़ किया जाता है एंड पेरी कैल्सीटॉल ये भी यूज़ किया जाता है। ये विटामिन डी की मुख्तलिफ प्रिपरेशंस हैं जो कि CKD के पेशेंट को दी जाती हैं इन टू एनहांस द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड एंड प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द GI ट्रैक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की बात करें तो कैल्सीट्रायोल इज़ गिवन ओरली और वाया IV, दोनों रूट से दिया जा सकता है। द डोज इज़ टाइट्रेटेड टू द पेशेंट्स नीड्स, और आमतौर पे इसकी जो डोज रेंज है वो 0.5 से लेके 1 मिलीग्राम पर डे में बी इफ़ेक्टिव। अच्छा, अब अगर हम इसकी प्रिकॉशन की बात करें तो और मॉनिटरिंग इफेक्ट की बात करें तो विटामिन डी एडमिनिस्ट्रेशन मे बी डेंजरस इन पेशेंट्स विद रीनल फेलियर, ये बात अपने जहन में रखें, एंड मस्ट बी यूज विद एक्सट्रीम कॉशन। विटामिन डी टॉक्सिसिटी में कॉज ए वाइड रेंज ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, क्योंकि ये बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, फिर इसकी टॉक्सिसिटी आना शुरू हो जाएगी, इंक्लूडिंग हेडेक होगा,
डिजीनेस, एटेक्सिया, कन्वल्जन, साइकोसिस पेशेंट को होगा। सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन यानी सॉफ्ट टिश्यू में कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। एंड कंजंक्टिवाइटिस, फोटोफोबिया, टिनाइटस, नोजिया, डायरिया, प्रूराइटस एंड मसल एंड बोन पेन, ये भी हो सकता है मसल एंड बोन पेन, ये कॉम्प्लिकेशन भी। ये तमाम इश्यूज टॉक्सिसिटी की सिम्टम्स हैं, वो उस सूरत में होगी कि अगर विटामिन डी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गई है और आपने डोज बहुत ज़्यादा दे दी है। एक्सक्यूज मी। विटामिन डी हैज़ नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, तो इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स भी नैरो है, लिहाजा नेसेसिटेटिंग फ्रीक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड सीरम यूरिन कैल्शियम एंड पोटेशियम लेवल, ताकि ये पता चलता रहे कि जो है कोई फर्दर बॉडी में टॉक्सिसिटी डेवलप तो नहीं हो रही। लिहाजा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम यूरिन कैल्शियम लेवल और पोटेशियम लेवल को मुसलसल मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो ये है प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट ऑफ विटामिन डी एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ अदर सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।